सुप्रभात आप सभी को द्रोण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगली क्लासेस में हम लोग अलंकार पे डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में पद परिचय के कुछ प्रश्न उत्तर हम लोगों ने किया था। अभी अलंकार को देखते हैं। अलंकार जिसका अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। आप लोग देखते हुए या किसी ज्वेलरी शॉप पे लिखा रहता है उसका नेम वाइज कि फलाना अलंकार, तो वहां क्या है कि सोना का बहुत सारा ज्वेलरी मिलता है। तो अलंकार का मतलब ही होता है सजाना। जैसे खासकर महिलाओं को देखिएगा अपने आप को गहना गुड़िया से एकदम सजा कर रखती है, तो अलंकार का मतलब होता है सजाना। जिस तरह एक व्यक्ति से ज्यादा अच्छा उदाहरण रहेगा एक महिला अपने आप को सुंदर दिखने के लिए मतलब तरह तरह की हार ज्वेलरी उपयोग में लाती है और फिर वो ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। उसी तरह अलंकार के कुछ ऐसे शब्द हैं और कुछ ऐसे अर्थ हैं जो किसी शब्द के जगह पे आकर उसको विशेष बना देते हैं। जैसे हम बोले बाल, उसकी बाल लंबी है, इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, लेकिन हम बोले उसकी जुल्फे, यानी बाल को हम क्या बोले जुल्फे, उसकी जुल्फे रेशमी है। इस बात को अगर देखिएगा तो थोड़ा ये ज्यादा अट्रैक्टिव वर्ड बना रहा है। अब जैसे हम बोले कि नजर को बोलते निगाहें। हम अगर बोले कि उसका नजर खतरनाक है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसी को बोले कि उसकी नजरें कातिल है, उसकी नजरें कातिल है। तो यहाँ पे क्या है कि अलंकार वही करता है कि विशेष शब्दों या अर्थों के संचयन से उसको विशेष बना देता है। हालांकि क्लास 9 में आपको 4 ही अलंकार पढ़ना था, उपमा और रूपक नहीं पढ़ना था, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ देता है तो इसलिए उसको भी हम ले लिए हैं। ऐसे बेसिकली देखा जाए तो अलंकार के मुख्य 2 भेद हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। नाम में ही काम छिपा हुआ है। शब्दालंकार का मतलब होता है जिसमें शब्दों के कारण सुंदरता आ जाए, एक विशेष शब्दों के संचयन से सुंदरता आ जाए, और अर्थालंकार में अर्थों के संचयन से सौंदर्य आ जाए, यानी सुंदरता आ जाए। जैसे आप देखिए करा कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ अलग अलग अर्थ है, चारों का अर्थ अलग है, चंद्र का अर्थ अलग है, चंचल का अर्थ अलग है। यहाँ प्रत्येक शब्दों के कुछ न कुछ अर्थ आए हैं और उसके अर्थ आने से ही पूरे वाक्य का मतलब निकल रहा है। यानी चांदनी रात की जो चंद्रमा की जो चंचल किरणें, या चंचल इसलिए कहा गया है कि चंद्रमा की किरणें क्या होते हैं ना कि वह एक तरीके से देखा जाए तो रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, तो उसी को बोला कि चंचल किरणें खेल रही है नभ जलथल में, यानी आकाश में। वो आकाश में से तो वह प्रदीप्त हो रही है, मतलब जलथल में खेल रही है, धरती पर और पानी में खेल रही है। यानी हम कह सकते हैं कि वो अपने लालिमा को सुंदरता को बिखेर रही है। क्या अर्थालंकार बताया कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ क्लियर अर्थ है कि उसका जो मुख है सुंदर तो है, कैसा है चंद्रमा के समान। तो इसके अर्थ से पता लग रहा है इसमें। ऐसे मेनली जो हम लोगों को पढ़ना है अलंकार जो आपके बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग उपयोगी है, उसमें पहला हम लोगों का श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार क्या है, जिसमें एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ मिले, यानी शब्द सेम हो और उसी शब्द में की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति दैट मीन्स रिपीटेड हो, और लेकिन दोनों रिपीटेड सेम शब्द के अर्थ अलग
बार पानी शब्द उपयोग में आया, लेकिन एक बार पानी का मतलब जल है और एक बार पानी का मतलब लाज है, इज्जत है। तो श्लेष अलंकार में इस बात को ध्यान रखना है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होगी लेकिन अर्थ अलग अलग आएंगे। और उपमा अलंकार मेरी सुनिए, देखिए उपमा और रूपक दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, लेकिन उपमा में क्या है कि एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है, लेकिन इसमें सीधा मान लिया जाता है, सीधा मान लिया जाता है। उपमा अलंकार में हम तुलना करते हैं, लेकिन रूपक में सीधा मान लिया जाता है। जैसे हम बोले कि तुम चोर के समान हो, ये तो भाई हम तुलना करें कि तुम चोर के समान हो, तो चोर जैसे हो, तो ये क्या में आएगा? उपमा अलंकार में। लेकिन हम सीधे कहेंगे तुम चोर हो, तुम चोर हो, तो सीधा मान लिए तो रूपक में आएगा। जैसे आप देख लीजिए, हम क्या बोले, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, फिर तुलना कर रहे हैं कि चंद्रमा के समान सुंदर है या सिंह के समान वीर है, लेकिन यहाँ सीधे मान लिया है कि वह रणभूमि का सिंह है, यानी नो डाउट उसके सिंह होने का कोई डाउट ही नहीं पैदा होता है, सीधा मानता है रूपक अलंकार। जैसे उसका मुख चंद्र है, समान नहीं है, डायरेक्ट माना है। तो जब तुलना किया जाए, तुलना करके माना जाए तो उपमा अलंकार, लेकिन सीधा एक्सेप्ट कर लिया जाए, मान लिया जाए सीधा प्रत्यक्ष रूप से, तो उसे हम लोग रूपक अलंकार करते हैं। जैसे आपका अगला टॉपिक है अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए इसमें किसी चीज बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, किसी गुण या घटना को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। जैसे एक सेंटेंस है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गए, गए निशाचर भाग। निशाचर यानी राक्षस दैत्य। अब एक बात बताइए कि हनुमान के पूंछ में आग भी नहीं लगा, अब पूरा लंका जल गया। लंका कोई छोटा तो था नहीं, लेकिन पूरा लंका भी जल गया और पूरा राक्षस डर के आतंक के माहौल से भाग भी गए, हनुमान का पूंछ थोड़ा भी नहीं जला। ये बात बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ तो चला हो। जैसे हम कहें कि टूट गए सारे नजारे, वही क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अब एक बात बताइए कि कोई काजल लगा लेगा या लगा लेगी तो दिन से रात कैसे हो जाएगा भैया? ठीक है, वो थोड़ा सुंदर दिखने लगेगा या खराब दिखने लगेगा, लेकिन रात कैसे हो जाएगा? कि यहाँ बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है, जैसे आंसुओं की नदी बह रही। कोई रोएगा तो ठीक है, आंसू से एक गिलास भी नहीं भरेगा, एक बार आके नदिये बना दिया। तो बढ़ा चढ़ा के जिस भी अलंकार में बात की जाए वो अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए मानवीकरण अलंकार सीधा है कि जिसमें प्रकृति के गुण व्यवहार दशा को मानवीय क्रियाओं से रिलेट किया जाए, जैसे हंसना, रोना, बोलना, खाना पीना, ये सब मानवीय क्रिया है, और इससे रिलेट किया जाए प्रकृति को। जैसे हंसता हुआ चांद, अरे भैया चांद कैसे हंसेगा? चांद तो प्राकृतिक चीज है, आदमी हंसता है, लड़का हंसता है, लड़की हंसती है, इंसान हंसता है, लेकिन चांद को हंसा रहा है। जैसे नदिया गा रहा, अब बताइए नदिया को गाना गवा दिया, नदी गाना कैसे गाएगा? तो जब प्राकृतिक चीजों को मानवीय क्रियाओं से रिलेट कर दे तो उसको हम लोग मानवीकरण कहते हैं। जैसे क्या करेगा, पहाड़ को हंसवा देगा, आंधी को मुस्कुरा देगा, नहीं नदी को गाना गवा देगा, तो ये सब मानवीकरण किया जाएगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार में सिंपल लॉजिक लिख दिए हैं, डिफिनीशन से बढ़िया मुझे लॉजिक लगा है, तो लॉजिक लिखे कि जिसमें आपको मानो, मानू, जनू, जानो, जनमू, जैसा कि मनहू, इसमें और जोड़ सकते हैं मनहू, जनमू, ये सब शब्द अगर आपको दिख जाए, ये सब शब्द अगर आपको दिख जाए तो सीधा उत्प्रेक्षा मान लीजिएगा। जैसे उसकी आंखें मानो, सीधा आपको मानो दिख गया, उत्प्रेक्षा। मानो, जनो, जनहू, जैसे आप फिर मानो दिख गया, उत्प्रेक्षा। दिमाग पे लोड ही नहीं लेना है, जिस भी सेंटेंस में आपको ये सब कोई भी दिख गया, मानो, मनू, मनहू, जनहू, जानो, जैसा कि जनहू, ये सब कुछ भी दिख जाए तो आप सीधा उसको क्या मान लेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। हालांकि क्लास 10 में अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम 4 ही पढ़ना था हम लोगों को, श्लेष अलंकार और मानवीकरण, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा।
लेकिन कभी कभी अखबार में उपमा और रूपक को देता है, इसलिए इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। सिंपल है, देखिए श्लेष अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आए या 3 बार आए, लेकिन वो 2 बार 3 बार आएगा सेम शब्द, लेकिन अर्थ अलग अलग निकलेगा। और उपमा अलंकार में तुलना करके माना जाता है उसको, हाँ कि तुम शेर के समान हो, लेकिन रूपक में डायरेक्ट मान लिया जाता है कि तुम शेर हो, ठीक है। और अतिशयोक्ति में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, ठीक है। और मानवीय कर्म में क्या किया जाता है, प्राकृतिक चीजों को मानवीय क्रियाओं से रिलेट कर दिया जाता है। पहाड़ को मुस्कुरा देना, नदी से गाना गवा देना, नहीं बादल को नचवा देना। और उत्प्रेक्षा में सीधा है, जिस भी सेंटेंस में आपको मानो मनु जनु जनो जैसे कि जन्म ये सब लगा है, तो उसको आप उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत रखेंगे। आज की क्लासेस में इतना ही। हम लोग फिर अगले क्लासेस में इसके 10-15 उदाहरण लेके आएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हो। और उस 10-15 उदाहरण को हम लोग क्या करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे। बाकी आपके पास जो भी बुक हो, ऑल इन वन हो या कोई भी PYQ का बुक हो, उस प्रैक्टिस सेट से आप अलंकार को प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी तरह की कोई समस्याएं आएगी तो जब हम लोग ऑफलाइन मोड में मिलेंगे तो उस पर हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। ऐसे कल की क्लासेस में कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों को, अलंकार के वाक्यों को हम लोग लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।